हेलो एवरीवन, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे हैं। अब तक इस चैप्टर में हमने जाना कि कार्बन का क्यों वर्सेटाइल नेचर होता है। उसके साथ साथ हमने कार्बन कंपाउंड के बारे में जानकारी हासिल की और हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो इस वीडियो में आज जो हम मुख्य रूप से जो टॉपिक जो अब डिटेल में डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो कार्बन यौगिक हमने पढ़े हैं उनकी कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म हो सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये आज का टॉपिक है। बिल्कुल डिटेल में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो हम कार्बन कंपाउंड में देख सकते हैं। सबसे पहले दहन, कंबस्टन। हम देखेंगे कि जब कार्बन कंपाउंड को जलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी रहेगी हमारी वो रहेगी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कैसे हम कार्बन कंपाउंड को जो है वो उनका ऑक्सीकरण कर सकते हैं और कौन सा प्रोडक्ट उसमें बनता है। तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन कैसे जो है वो हमारे कार्बन यौगिकों में होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और चौथी रहेगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं दहन, दैट इज कंबस्टन। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, दहन मतलब किसी वस्तु का जलना। तो जब कार्बन के यौगिकों को जलाया जाता है तो क्या होता है, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखो जब भी कार्बन यौगिकों को जलाया जाएगा, जब उनको ऑक्सीजन में उनका दहन होगा तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा एवं प्रकाश। सभी अपरूपों में ये चीज हमें देखने को मिलती है। उदाहरण आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब पहला उदाहरण हम देखें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो CH4 दैट इज मीथेन प्लस O2, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। अगर तीसरा एग्जाम्पल देखें CH3 CH2OH क्या बना, इथेनॉल। इथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अब वो जलाएंगे, जब इसका दहन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन के किसी भी अपरूप में जब हम उनके जो कंपाउंड है उनको जब हम दहन करते हैं, उनको जब हम जलाते हैं, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, कार्बन प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। ठीक है, तो अब जानते हैं दहन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ऐसे पॉइंट्स हैं जो दहन होता है कार्बन कंपाउंड का, उसमें ये चीज आपने नोट डाउन करनी है। काफी महत्वपूर्ण जो है वो पॉइंट्स है। पहला, जब कार्बन या कार्बन यौगिकों का सबसे ज्यादा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जितने भी कार्बन के यौगिक है उनका मैक्सिमम इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि दहन पर ये प्रचुर मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि क्यों कार्बन के यौगिकों का अधिकतर जो है वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो आंसर सिंपल सा होगा कि जब इनका दहन होता है तो हमें प्रचुर मात्रा में प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो सामान्यतः नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेंगे तो वहाँ से जो ज्वाला उत्पन्न होगी वो बिल्कुल स्वच्छ होगी और नीली ज्वाला हमें उसमें दिखेगी। लेकिन जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। तो आपने बिल्कुल समझ जाना है कि जब कोई चीज़ जल रही है वहाँ से काला धुआं उत्पन्न हो रहा है तो वो कौन सा कार्बन यौगिक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्यों हुआ इसको भी जानते हैं। देखो, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। यही कारण है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। अगला पॉइंट अगर देखें हम, यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है।
बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम जब स्टोव पे अपना खाना बनाते हैं तो नीचे जो हमारे बर्तन के तले हैं वो कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है, उसका कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे हमारा फ्यूल क्या हो रहा है, जो वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। जब कार्बन के यौगिकों को ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, देखो दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जब इनको हम जलाते हैं तो आसानी से हम इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए CH3 CH2OH दैट इज एथेनॉल, जब क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक जो प्रकार्यात्मक समूह है वो दूसरे प्रकार्यात्मक समूह में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, इथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि जो हमारा पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट था, इसने ऑक्सीजन दी हमारे इथेनॉल को और वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा एथेनोइक अम्ल में। ठीक है, तो हम इनको आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि देखो पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट ने क्या दी, ऑक्सीजन दी। तो यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण हमारी डेफिनेशन आती है वो है ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं या ऑक्सीजन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक। उदाहरण पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ठीक है, ये हमेशा पेपर में पूछी जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो वो विद एग्जांपल जो वो पूछे जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हम इनको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो हमारी अभिक्रिया है वो संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो हम उनको हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पे संकलन एडिशन रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, असंतृप्त जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो अब आगे हम देखेंगे, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि जो निकल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन जोड़कर उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना, इसको हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम जो वो वनस्पति कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं वनस्पति घी बनाने में, उसको भी हम जो वो डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, इसको देखते हैं हम। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C। ठीक है, ये RR यहाँ पे क्या होंगे, हमारे हाइड्रोजन। तो इनको किसकी उपस्थिति में, निकल और पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जब हम जो है वो ये इनकी एडिशन करते हैं हाइड्रोजन की, तो हमारे पास क्या बन जाती है, C। ठीक है, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, को हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। बहुत महत्वपूर्ण ये जो अब हमारा कंसेप्ट है हाइड्रोजनीकरण का, ये आपने बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना है। तो इसकी अगर डेफिनेशन हम सिंपल वे में बोले कि जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकल और पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे एग्जांपल इसकी रिएक्शन मैंने आपको बता दी। और इसका इस्तेमाल अगर आपको बोले कि इसकी क्या इंडस्ट्री एप्लीकेशन है, तो उसमें क्या रहेगी, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी। मैंने पहले ही बोला कि अगर आपने जो वो वनस्पति घी का निर्माण करना है तो उसमें हमें जो है वो इस विधि द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण पेपर में मैक्सिमम पूछा जाता है कि हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज हमने पढ़ी, वो थी उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते। देखो वो खुद कभी भी ऐसे पदार्थ जो सिर्फ क्या करते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया को स्पीड अप करते हैं, उसकी जो होने का जो दर है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, खुद वो केमिकल रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है, उसको क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना एक रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देता, उसकी गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण के लिए निकल, अभी हमने पीछे पढ़ा, तो निकल इसका उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में होता है। अभी पीछे हमने हाइड्रोजनीकरण पढ़ा जिसमें हमने देखा कि हम निकल या पैलेडियम के उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके वनस्पति तेल से जो है वो घी बना सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है, इसका आंसर आपने मेरे को बताना है कि ये देखो, ये आपने जरूर मेरे को कमेंट करके बताना है कि इसका क्या रीज़न है। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग क्यों करना चाहिए। ठीक है, हमेशा लिखा भी होता, आप पढ़ लेना, आप कभी भी जो हमारे ऑयल के पाउच होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि हमेशा अनसैचुरेटेड ऑयल जो है वो यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसका आपने मेरे को रीज़न बताना है कि वहाँ पे हमने पढ़ा भी है, फिर भी जो वो यहाँ पे मैं आपको भी बता रहा हूँ कि भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, और क्यों करना चाहिए ये आपको मेरे को बताना है कमेंट करके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो अब हम बढ़ते हैं, हम अगला पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो आमतौर पर जो वो अभिकृत होते हैं, मतलब क्या है, ये अधिकांश जो है वो अक्रिय रहते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। वैसे तो मैंने आपको बोल दिया कि जो हमारे जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं वो क्या है, वो हमेशा नॉन रिएक्टिव रहते हैं, वो ज़्यादा ऐसे जल्दी जो है वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, जल्दी से अभिक्रिया में क्या करते हैं, क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो हम चैप्टर 1 में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखो यहाँ पे मीथेन है प्लस Cl2, सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, जो मीथेन से जो क्लोरीन क्या करेगा, धीरे धीरे हाइड्रोजन को निकालना शुरू कर देगा, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, ऐसे ही जब एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा तो वैसे ही अभिक्रिया आगे चलती जाएगी। ठीक है, सिर्फ क्लोरीन ही नहीं, ब्रोमीन और आयोडीन भी ऐसे ही सूर्य के प्रकाश में जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मुख्य केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कार्बन कंपाउंड की, वो थी, पहली हमने दहन पढ़ी, उसके बाद ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी संकलन, और अभी हमने पढ़ी ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हमारे कार्बन केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारे कार्बन यौगिकों की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल की प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।